बिहार पीसीएसजे और एपीओ के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन का क्रैश कोर्स चला रहे हैं और उस क्रैश कोर्स के तहत मैं सिद्धार्थ कुमार भूगोल विषय के विशेषज्ञ के रूप में आपको भूगोल के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहा हूं और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में अधिक से अधिक प्रश्न भूगोल के जो भी आ रहे हैं वो हल होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हिमालय के निर्माण और हिमालय की संरचना की चर्चा की और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हिमालय टर्शियरी युग का नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। देखा हिमालय टेथिस सागर में विकसित पर्वतमाला है। आपने प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर देखा कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट के यूरेशियाई प्लेट के टकराव से होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हिमालय कई पर्वत श्रेणियों की पर्वतमाला है जिसमें महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है और ट्रांस हिमालय है। इन समस्त श्रेणियों की क्या विशेषताएं हैं इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और फिर इन श्रेणियों का निर्माण कब होता है इसके विषय में हमने पढ़ा। वहाँ पर कौन से ग्रासलैंड है इसके विषय में पढ़ा। कहाँ कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और हिमालय की इसी प्रकार की सभी संरचनात्मक विशेषताओं को और निर्माण संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया। अब आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय भारत का प्रदेश, उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत का प्रदेश, इस पर हम लोग देखने का प्रयास करें कि यहाँ से क्या प्रश्न संभावित हो सकते हैं और क्या निर्मित किए जा सकते हैं। देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का प्रदेश, ध्यान दीजिए भारत का ये दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत के रूप में कहलाता है। यह दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो इसकी स्थलाकृति आप देखें ये त्रिभुजाकार आपको दिखाई देती है। दूसरी, ये त्रिभुजाकार स्थलखंड तीन तरफ जल से घिरे हुए हैं। इधर आप देखिए बंगाल की खाड़ी है, इधर आप देखिए अरब सागर आपको दिखाई देता और इधर आपको ये दिखाई देता है दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है। सो ए लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स आर कॉल्ड पेनिनसुला। कोई भी स्थलखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है यह प्रायद्वीप कहलाता और इसीलिए भारत का यह दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। ये देखिए गोंडवाना भूमि, इसी का भाग माना जाता है ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत किसका भूभाग रहा है? संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना भूमि का भाग रहा है। ठीक है। आप ध्यान दीजिए संसार में कहा जाता कि जब समस्त महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में थे तो वो पैंजिया के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे? पैंजिया कहलाते थे। इस पैंजिया का कार्बोनिफेरस युग में दो भागों में विभाजन हुआ है, अंगारा लैंड और अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि, अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि। ठीक है। इसी गोंडवाना भूमि के टूटने से इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, दक्षिणी भारत का निर्माण हुआ। ठीक है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत को आप देखें तो इस प्रायद्वीपीय भारत की संरचनात्मक विशेषताओं को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत पर कई पठारी संरचनाएं पाई जा रही हैं और आप देखें प्रायद्वीपीय भारत कई पर्वत श्रेणियों से निर्मित भारत का एक भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये और 16 लाख वर्ग किलोमीटर, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार। ध्यान दीजिए भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। कितने क्षेत्र पर है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। किसका भूभाग रहा? संसार के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना भूमि का इसे भाग माना जाता है। ठीक है। संरचना किस प्रकार की है? तो एक त्रिभुजाकार संरचना है जिसके पूर्व की ओर आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर आप पश्चिम की ओर आप देखते हैं कि अरब सागर पाए जाते हैं, अरब सागर पाए जाते हैं। ठीक है।
इस प्रायद्वीपीय भारत को अगर आप देखें तो पठारी संरचनाओं का ये भारत है जिस पर कई पर्वत श्रेणियां देखने को मिलती है। हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पठारी संरचना इस पर किस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप में है और कहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं यहां पर आपको दिखाई देती हैं। आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत को, तो प्रायद्वीपीय भारत को देखने के क्रम में जब आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी भाग आप देखिए, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का ये पश्चिमी भाग, तो ये पश्चिमी भाग दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। ध्यान दीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है और दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत का वह भाग है जहां की चट्टान बेसाल्ट है। बेसाल्ट है, ध्यान दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत का ये भूभाग है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह पठारी संरचना विकसित होती है। ध्यान दीजिए, जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हो रहा था, ये अफ्रीका महादेश आपको दिखाई देता है और अफ्रीका महादेश टूटकर जब पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था, इसी क्रम में आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पर दरारों के निर्माण होते हैं। उन्हीं दरारों से भूगर्भ से आने वाला मैग्मा ये प्रायद्वीपीय भारत के इस क्षेत्र पर फैल जाता है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैलता है, जिससे दक्कन पठार का निर्माण होता है। तो दक्कन पठार लावा के जमाव से विकसित एक पठारी संरचना है। किसके जमाव से विकसित? लावा के पठार से। ठीक है, लावा का जमाव सतत होता है, निरंतर होता है और कभी कभी यहाँ पर क्रमिक जमाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक, उस क्रमिक जमाव का परिणाम यह है कि दक्कन पठार की जो संरचना है वो सोपानी संरचना के रूप में दिखाई देती है। आपको किस प्रकार की संरचना है? सोपानी संरचना है दक्कन पठार की। और इस सोपानी संरचना को इसीलिए डेक्कन ट्रैप भी कहा गया। क्या कहा गया? दक्कन ट्रैप। ट्रैप का अर्थ ही होता है सोपान, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो दक्कन का पठार सोपानी संरचना होने के कारण दक्कन ट्रैप कहलाता है। दक्कन का पठार दरारी लावा उद्भेदन क्रिया द्वारा विकसित पठार है और किस समय यह उद्भेदन हुआ? तो क्रेटेसस युग में। क्रेटेसस युग में इसका उद्भेदन हुआ। क्रेटेसस युग में उद्भेदन का परिणाम क्या हुआ कि लावा जमाव हुए और जमाव से यहाँ पर विकसित होने वाली चट्टान किस प्रकार की है? बेसाल्ट। ध्यान दीजिए, जब भी लावा का जमाव होता है तो लावा के जमाव से जो चट्टान बनती है वो बेसाल्ट होती है। बेसाल्ट होती है। दक्कन पठार की चट्टान इसीलिए बेसाल्ट है क्योंकि यह लावा के जमाव से विकसित हुई पठारी संरचना के रूप में पाई जाती है। गौर कीजिए, सबसे अधिक इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर आप देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा पठारी संरचना देखें, वहां भी दक्कन पठार का भाग माना जाता है। वहाँ की चट्टान भी बेसाल्ट है। दक्षिणी पूर्वी गुजरात को आप देखिए, वहाँ पर आपको बेसाल्ट चट्टान संरचना देखने को मिली। तेलंगाना के पश्चिमी भाग को देखिए, वहाँ पर बेसाल्ट संरचना आपको देखने को मिलेगी। और उत्तरी कर्नाटक का भूभाग देखिए, वो भी दक्कन पठार का ही भाग है और इसलिए इन तमाम राज्यों में यहाँ पर आपको जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं वो बेसाल्ट प्रकार की दिखाई दे रही हैं, जो दक्कन पठार का हिस्सा माना जाता है। ध्यान दीजिए, दक्कन पठार की इन बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन और वियोजन से ही भारत में काली मिट्टी का निर्माण। भारत में काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से? तो दक्कन पठार की चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन और वियोजन से। महाराष्ट्र राज्य में, गौर कीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य में इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का नाम है, कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, दक्षिणी पूर्वी गुजरात में आपको दिखाई देता, उत्तरी कर्नाटक में, तेलंगाना में आपको दिखाई देता। लेकिन सबसे अधिक इस मिट्टी का विस्तार कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। क्यों? क्योंकि दक्कन पठार का अधिकांश क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें एल्युमिनियम पाए जाते हैं और कैल्शियम की उपस्थिति ये निर्धारित करती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज हाई। मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता उपयुक्त है, अधिक है। ठीक है, तो काली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता अधिक है और इसीलिए कहा जाता कि जलवायु और मृदा के कारण इन क्षेत्रों पर गेहूं की कृषि,
गन्ना की कृषि की जाती है और कपास का उत्पादन किया जाता है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में जानते भी हैं हम। तो दक्कन पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, पश्चिमी भाग पर प्रायद्वीपीय भारत के स्थित है, कई राज्यों में स्थित है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है, दरारी उद्भेदन क्रिया द्वारा विकसित ये संरचना है, कपास की कृषि के लिए जाना जाता। ये तमाम विशेषताएं जहां से आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न बनेंगे, बिहार पीसीएसजे एपीयू में यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दक्कन पठार ये पठारी संरचना प्रायद्वीपीय भारत का। अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी पठारी संरचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे जहां से आपके प्रीलिम्स में प्रश्न बनने की संभावनाएं निहित होंगी। बेसाल्ट है, ध्यान दीजिए।